बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने चैप्टर की इंट्रोडक्शन तो कर ली हुई है और इसके अलावा भी हमने ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से कुछ स्टडी कर लिया है। ये नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स का। तो ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स का मतलब फिर हम क्या लेंगे? ज़ाहिर है कि जिस तरह से प्लांट्स में वाटर और सॉल्ट्स का बैलेंस हर वक्त बरकरार रहना ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह से एनिमल्स में और एनिमल्स के सेल्स में भी ये जो बैलेंस है बरकरार रहना चाहिए। बल्कि एनिमल सेल्स के लिए ये जो बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स है, बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स जो है, दिस इज़ मोर क्रिटिकल। ये मोर क्रिटिकल है। मोर क्रिटिकल होने का मतलब क्या है कि जो एनिमल सेल्स हैं दे कैन नॉट विदस्टैंड, दे कैन नॉट टॉलरेट नेट गेन ऑफ वाटर एंड नेट लॉस ऑफ वाटर। यानी मुकम्मल तौर पर पानी जो है वाटर ख़त्म हो जाए एनिमल सेल से, या बहुत ज़्यादा वाटर सेल्स में आ जाए, या इसी तरह से वाइस वर्सा सॉल्ट्स के हवाले से, तो एनिमल सेल्स उसको टॉलरेट नहीं कर सकते एज़ कंपेयर टू प्लांट्स। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल्स में सबसे बाहर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो सेल वॉल की होती है, और सेल वॉल जो है इस हवाले से उनको प्रोटेक्ट रखती है। तो एनिमल्स जो हैं डेफिनेटली डिफरेंट एनवायरनमेंट्स को फेस करते हैं। इसी तरह से जो उनके सेल्स हैं उनका जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है वो भी डिफरेंट होता है। तो एनिमल्स जो हैं दे हैव टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस towards the maintaining of water and salts in their body, and on the basis of these two approaches they have been divided into two major groups. तो एनिमल जो हैं इनके टू मेजर ग्रुप्स हैं। इस हवाले से इस बेस पर कि ये किस तरह से अपनी एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसमें मेंटेन करते हैं वाटर एंड सॉल्ट्स को। पहला ग्रुप है इनका, दैट इज़ नोन एज ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। और दूसरा ग्रुप है ऑस्मो रेगुलेटर्स। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की। अब ऑस्मो कन्फॉर्मर्स जो एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन है, बॉडी फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन से मुराद क्या है? अब ये बात अंडरस्टूड है, ये बात आपने कंटिन्यूसली ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे अब कॉन्सेंट्रेशन से मुराद, क्योंकि हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो ये वाटर एंड सॉल्ट्स के हवाले से ही होगी। तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स वो एनिमल्स हैं जिनके बॉडी फ्लूइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है यानी वाटर एंड सॉल्ट्स की, दैट इज़ आइसोटोनिक। आइसोटोनिक as compared to their external environment. तो ऑस्मो कन्फॉर्मर जो एनिमल्स हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन वाटर और सॉल्यूट्स की उनके अपने बॉडी फ्लूइड्स में होती है, बिल्कुल वही कॉन्सेंट्रेशन उनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती है। यानी दोनों साइड्स पर सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन होती है।
तो इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनको ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहा जाता है, एंड दे डू नॉट नीड टू एडजस्ट their body concentrations as compared to external environment। तो ऐसे एनिमल्स को ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहा जाता है। अब हम दूसरी कैटेगरी की तरफ आते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है ये है ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स जो है ये बच्चों वो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन noticeably differ from external environment। अब ये एक बुनियादी फ़र्क आ गया ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में और ऑस्मो रेगुलेटर्स में, कि यहाँ ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में उनकी बॉडी फ्लूइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बिल्कुल सिमिलर है, रिजेंबल कर रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। यहाँ पे नोटिसेबली डिफ़र कर रही है। नोटिसेबली डिफ़र का मतलब है काबिल ज़िक्र हद तक मुख्तलिफ, यानी काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। बॉडी फ्लूइड में वाटर और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत मुख्तलिफ है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत मुख्तलिफ है। देयरफॉर they have to regulate their body concentrations in accordance with their external environment। अब देखें यहाँ पे ये लफ्ज़ आ गया रेगुलेट, यानी इनको रेगुलेट करना पड़ता है। चूँकि सिमिलर नहीं है दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन, तो इनको रेगुलेट करना पड़ता है। यही वजह है कि इनको हमने क्या कहा, ऑस्मो रेगुलेटर्स, क्योंकि ये रेगुलेट करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ जो ऑस्मो रेगुलेटर्स में से एनिमल्स हैं उनका अगर सपोज़ इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक, अगर उनका इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है तो फिर वो किस तरह से वाटर और सॉल्ट का बैलेंस जो है वो मेंटेन करेंगे। आपको पता है हाइपोटोनिक, इससे पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट वो होता है जिसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो और सॉल्यूट्स की कम हो। अब अगर किसी का इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट जो है वो हाइपोटोनिक है तो फिर उसको वो मेंटेन कैसे करेगा ऑस्मो रेगुलेशन को? इट विल डिस्चार्ज वाटर, ये वाटर को डिस्चार्ज करेगा। क्यों? हाइपोटोनिक है मतलब पानी ज़्यादा है, बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, लिहाजा
उसको जो है ये रिलीज़ करेगा, और ख़ास तौर पे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके कंपैरिजन में वहाँ पे पानी कम है, अंदर इसके बॉडी में ज़्यादा है, तो फिर ये जो है इसकी बॉडी के अंदर से वाटर डिस्चार्ज होके बाहर जाएगा। और अगर इसका इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो हाइपोटोनिक नहीं है बल्कि क्या है, हाइपरटोनिक है। अब हाइपरटोनिक के हवाले से भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाइपरटोनिक का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट्स या साल्ट्स ज़्यादा हों और वाटर कम हो। तो अब ये किस तरह से मेंटेन करेगा, इट विल रिलीज सॉल्ट्स, ये एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को रिलीज कर देंगे। इस तरह से ये ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन कर लेंगे। तो आपने देखा कि ये जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं ये मुख्तलिफ जो इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स हैं उनके हवाले से ये एडाप्टेशन करते हैं और अपना ऑस्मो रेगुलेशन जो है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। दो मुख्तलिफ तरह की अप्रोचेज़ हैं और उसी बेस पर हमने इनके ये दो ग्रुप्स बना दिए, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब जिस तरह से प्लांट्स जो हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस एनवायरनमेंट्स, वेरियस रीजन्स इन दिस वर्ल्ड, बिल्कुल इसी तरह से जो एनिमल्स हैं दे आर आल्सो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली और एट ओनली वन प्लेस इन द वर्ल्ड, दे ऑल्सो लिव इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, मुख्तलिफ तरह के हैबिटेट्स में रहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं जब वो मुख्तलिफ हैबिटेट्स में रहते हैं तो फिर वहाँ पे उनको किस किस्म के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और उन प्रॉब्लम से वो किस तरह से ओहदा बरा होते हैं, किस तरह से निपटते हैं, अपने अंदर क्या तब्दीलियाँ लेकर आते हैं, क्या अडाप्टेशंस लेकर आते हैं ताकि अपने ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन कर सकें। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट यहाँ भी हमने क्लासीफाई कर दिया है डिफरेंट एनवायरनमेंट में एनिमल्स को। तो देखते हैं कि डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में या हैबिटेट्स में ये एनिमल्स किस तरह से सर्वाइव करते हैं। तो सबसे पहला जो है एनवायरनमेंट बच्चों इस हवाले से वो है मैरीन एनवायरनमेंट। मैरीन एनवायरनमेंट मैरीन एनवायरनमेंट ज़ाहिर है आप जानते हैं कि मैरीन से मुराद समंदर है, तो समंदरों के अंदर एनिमल्स पाए जाते हैं। तो वहाँ पे ये भी आपको पता है कि जो समंदरों का पानी है वो बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, हाईली सेलाइन, बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स होते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो मैरीन एनवायरनमेंट है ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होता है। अब इसमें जो एनिमल्स रहते हैं वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं। अब यहाँ पे जो नोटेबल बात है वो ये है कि जो मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जो ज़्यादातर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स तो आप समझते हैं ना किन्हें कहा जाता है, दे आर आइसोटोनिक टू दिस मैरीन वाटर, लिहाजा उनको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर पेश नहीं आती। इसी तरह से बहुत ही कदीम ज़माने से पाए जाने वाली फ़िश है जिनको हैग फिशेस कहा जाता है, दे आर आल्सो आइसोटोनिक टू दिस मैरीन एनवायरनमेंट, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब फिर प्रॉब्लम किन को है। इसके अलावा दो ग्रुप्स हैं हमारे पास फिशेस के, एक है कार्टिलेजनस फिशेस और एक है बोनी फिशेस। इनकी हम बात करते हैं कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम पेश आता है और ये उसके हवाले से क्या करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कार्टिलेजनस फिशेस की।
बच्चों कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं इनको भी हमने मज़ीद आगे 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि तमाम कार्टिलेजिनस फिशेस की जो एडाप्टेशंस हैं वो सिमिलर नहीं हैं, वो मुख्तलिफ मेथड्स एम्प्लॉय करती हैं फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन। लिहाजा हमने ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं इसमें भी 2 ग्रुप्स कर दिए हैं। उसमें पहले ग्रुप की हम बात करते हैं। जो पहला ग्रुप है कार्टिलेजिनस फिशेस का, उनका जो बॉडी एनवायरनमेंट है दैट इज़ हाइपोटोनिक है। और इनका प्रॉब्लम क्या है? इनका प्रॉब्लम है एक्सेसिव सॉल्ट्स। ये इनका प्रॉब्लम है, क्योंकि हाइपोटोनिक है, सॉल्ट कम है इनकी बॉडी के अंदर, और बाहर मैरीन एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, उसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। लिहाजा डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स इनकी बॉडी के अंदर आ जाता है, तो ये जो एक्सेसिव सॉल्ट है इनके लिए प्रॉब्लम बनता है, इनकी मेटाबॉलिज्म के लिए, इनकी सर्वाइवल के लिए, इनकी डेथ हो सकती है। लिहाजा इन्होंने क्या किया है, एडाप्टेशंस कर ली हैं, कुछ अपने अंदर चेंजेस ले आए हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स को ये इस्तेमाल करते हैं अपनी ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए। तो वो क्या है? दे आर किडनीज, गिल्स और स्पेशल सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं इनके पास, जिनको रेक्टल ग्लैंड्स कहा जाता है। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज़्म है उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इनके अंदर जो सॉल्ट्स आ गए हैं, चाहे वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट आ गए लेकिन फिर भी बाहर के एनवायरनमेंट के मुकाबले में तो कम है, उनको निकालने अगेंस्ट हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट जब मूवमेंट की जाती है तो वो कौन सी होती है फिर? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मीन्स मूवमेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एक ग्रुप तो ये है जो इन स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करता है ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। अब दूसरे ग्रुप की हम बात करते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस का ही दूसरा ग्रुप है। उनका बॉडी इन्वायरमेंट अगर आप देखें तो वो भी क्या है? वो भी हाइपोटोनिक है। जाहिर है ये भी कार्टिलेजिनस फिशेस है, इनका बॉडी इन्वायरमेंट भी हाइपोटोनिक है, लेकिन ये थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल करते हैं इस तरह की जो सूरत हाल है उससे निमटने के लिए। क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं कि दे रिटेन यूरिया। ये यूरिया को एक्सक्रीट आउट नहीं करते, बल्कि यूरिया को, जो कि एक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, सॉल्ट है, उसको अपनी बॉडी में रिटेन करते हैं। रिटेन करने की वजह से क्या हो जाता है, इनका जो बॉडी इन्वायरमेंट है हाइपोटोनिक की बजाय वो क्या हो जाता है? हाइपरटोनिक। इनका जो बॉडी इन्वायरमेंट है वो फिर क्या हो जाता है? हाइपरटोनिक हो जाता है। अब इनका अपना बॉडी इन्वायरमेंट भी हाइपरटोनिक हो गया, बाहर का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो भी हाइपरटोनिक है, तो लिहाजा इस तरह से जो सॉल्ट्स हैं मज़ीद वो फिर अंदर नहीं आते और ये उनसे बच जाते हैं। लेकिन अब ये जो यूरिया है, यूरिया इनकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, यूरिया इनकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, नाइट्रोजनस वेस्ट है इस वजह से।
तो इसके नुकसान से बचने के लिए ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस अ केमिकल कंपाउंड। ये एक केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस करती हैं जिसका नाम है ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ये एक कंपाउंड ये प्रोड्यूस करती हैं। इससे क्या होता है कि ये जो यूरिया है जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इसके नुकसान से ये महफूज हो जाती हैं। अब ये बात हमने बच्चों कर ली कार्टिलेजिनस फिशेस की। अब हम दूसरे ग्रुप की बात करते हैं और दूसरा ग्रुप है बच्चों बोनी फिशेस का। अच्छा बच्चों, बोनी फिशेस और जो कार्टिलेजिनस फिशेस है इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है? बुनियादी फ़र्क ये है कि इनका जो स्केलेटन है वो नरम हड्डी पर मुश्तमिल है, कार्टिलेज पर मुश्तमिल है। कार्टिलेज कहते हैं नरम हड्डी को, बोन कहते हैं सख्त हड्डी को। ठीक है जी। तो कार्टिलेजिनस फिशेस जो है वो उनका जो स्केलेटन है, अंदर ढांचा है, वो नरम हड्डी का बना हुआ है। इनका जो ढांचा है वो सख्त हड्डी का बना, इस वजह से इनको बोनी फिशेस कहा जाता है। ये जो बोनी फिशेस हैं इनके हवाले से जो सबसे अहम बात है बच्चों वो क्या है, दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस। डिसेंडेंट्स किन्हें कहा जाता है? डिसेंडेंट्स जानशीन को कहा जाता है। जानशीन यानी जो अगली जनरेशन में प्रोड्यूस होता है उस वो जानशीन होता है, पहले वाला एंसेस्टर कहलाता है। तो ये डिसेंडेंट्स हैं बोनी फिशेस किन की? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर किसे कहा जाता है? झीलों का पानी है, दरियाओं का पानी है, नहरों का पानी है, तालाबों का पानी, ये सारा क्या है? फ्रेश वाटर इन द टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। तो अब आप जानते हैं कि जितने भी दरिया हैं एट द एंड वो सारे समंदरों में जाकर गिरते हैं। तो शुरू में बहुत सारी जो फिशेस हैं जो कि फ्रेश वाटर फिशेस थी, समहाउ किसी तरह से जो है वो समंदर में चली गई और अनइंटेंशनली आप कह लें वो चली गई वहाँ पे। तो वहाँ पे ज़ाहिर एनवायरनमेंट मुख्तलिफ था। जो फ्रेश वाटर होता है उसका एनवायरनमेंट तो हाइपोटोनिक होता है, लेकिन जो मैरीन वाटर है उसका एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होता है। एकदम से एनवायरनमेंट में चेंज आई तो बहुत सारी फिशेस जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकी, उनकी डेथ हो गई। लेकिन चूँकि सारी फिशेस एक जैसी नहीं होती, सबका जेनेटिक मेकअप एक जैसा नहीं होता, लिहाजा कुछ फिशेस जो हैं वो बचने में कामयाब भी हो गई। जो बचने में कामयाब हो गई उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता मैरीन एनवायरनमेंट में रहना सीख लिया। तो इनका अगर बॉडी एनवायरनमेंट देखें तो चूँकि ये भी आई कहाँ से? फ्रेश वाटर से, लिहाजा इनका जो बॉडी एनवायरनमेंट है वो भी क्या है? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक होने की वजह से ये क्या करती हैं? डिस्चार्ज करती हैं वाटर को, बहुत ज़्यादा वाटर इनकी बॉडी से निकल जाता है। अब पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी को ये कैसे पूरा करती हैं? दे ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर। ये बहुत सारा समंदरी पानी पी लेती हैं। जब बहुत ज़्यादा समंदरी पानी पी लेती हैं, पानी की कमी तो पूरी हो गई इनकी, लेकिन वो जो पानी अंदर आता है उसके साथ ज़ाहिर है नमकियात भी आते हैं, सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब क्या करें? अब ये क्या करती हैं कि दे प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन।
जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है बच्चों, वो आपको पता है ये वो यूरिन है कि जिसमें सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं और पानी बहुत कम होता है। तो इस तरह से ये जो एक्सेसिव सॉल्ट्स, जब इन्होंने ज़्यादा पानी पिया था, ज़्यादा सॉल्ट आ गए थे, तो उस सॉल्ट को कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन के ज़रिए से पास आउट कर देती हैं, पानी को, ज़्यादा पानी को बॉडी के अंदर रखती हैं। इस तरह से ये सर्वाइव कर रही हैं। तो बच्चों ये अडाप्टेशन हमने देखी कौन से एनवायरनमेंट की, मैरीन एनवायरनमेंट की। इसी तरह से आगे फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की भी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।